हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम एनसीईआरटी के सीरीज में देखेंगे कक्षा 7 की पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन 2 का अध्याय अध्याय 1 समानता, जिसका टॉपिक है समानता। समानता का क्या अर्थ है? देखिए, यहाँ दिया गया है, भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को समान माना गया है। भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को समान माना गया है। इसका क्या अर्थ है? सबसे पहले देखते हैं संविधान क्या है। संविधान नियमों और अधिनियमों को, संविधान जो है, संविधान नियमों और अधिनियमों का एक दस्तावेज संविधान क्या है? संविधान नियमों और अधिनियमों का एक दस्तावेज है, जिसको कि जनता व सरकार दोनों के द्वारा पालन किया जाता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं, वे सब समान माने जाएंगे। वे सब क्या माने जाएंगे? समान माने जाएंगे। संविधान के आर्टिकल 14 में कहा गया है, आर्टिकल 14 में कहा गया है, अनुच्छेद 14 या 14 में कहा गया है कि राज्य जो है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को दो चीजों की बात करता है: विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। देखिए क्या कहता है, राज्य जो है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आवे। पृष्ठभूमि जैसे जाति, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, ये किसी भी पृष्ठभूमि से संबंध रखता हो, सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गई। डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है आर्टिकल 15 में बात किया गया है। आगे देखते हैं, यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को माना गया है। सभी व्यक्ति समान होंगे, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हों। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान और उसके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। प्रथम प्रावधान है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 14, जैसा कि हम लोग ऊपर देखे। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर के कांता, यानी कि घरेलू काम करने वाली महिला तक, सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिनमें खेल के मैदान, ये सब क्या आते हैं? सार्वजनिक स्थानों में आते हैं। किसमें आते हैं? सार्वजनिक स्थान। खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित हैं। किसमें? सार्वजनिक स्थलों में ये सब शामिल है। कौन कौन सा? खेल के मैदान, होटल, दुकान, सड़क, ये सब क्या है? बाजार, ये सब क्या है? सार्वजनिक स्थल है।
सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 में कहा गया है, छुआछूत का उन्मूलन किया जाएगा। आर्टिकल 17 के तहत कहा गया है छुआछूत का उन्मूलन किया जाएगा। देखिए, एक ये फोटो दिया गया है, इसमें कहा गया है कि 1975 में बनी दीवार फिल्मों में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। यह अमिताभ बच्चन की फिल्म है। वह मानता है कि उसके काम की गरिमा है, उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ दिया जाना चाहिए। उसमें हुआ क्या था, क्योंकि एक व्यक्ति ये पॉलिश करवाने आया, पॉलिश करवाने के बाद वो सिक्का जो है, उसको जो पैसा देना था, पैसे को फेंक करके दे दिया। तो वो कहा नहीं, उठा करके हाथ में दो। तो मतलब गरिमा, यहाँ बात किया जा रहा है गरिमा का। गरिमा क्या है? गरिमा से तात्पर्य है अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को समान योग समझने से। सम्मान योग मतलब कि एक दूसरे को सम्मान दें, वो चाहे वो छोटा काम कर रहा हो चाहे बड़ा काम कर रहा हो। तो ये क्या है कि एक दूसरे के काम को सम्मान योग समझना ही क्या है, गरिमा। चलिए आगे देखते हैं। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला, कानून के द्वारा, और दूसरा, सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों से असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों। देखिए, यूनाइटेड नेशन के द्वारा चलाया गया सतत विकास लक्ष्य 2, भुखमरी। देखिए, यहाँ पे बात किया गया, यूनाइटेड नेशन जो है एक वैश्विक संस्था है, हम लोग जानते भी होंगे। तो ये 17 SDG गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखा है कि ये 2015 में आया था और ये 2030 तक लक्ष्य रखा गया था कि इस पे विश्व में काबू कर लिया जाएगा। जैसे क्या कर रहा है, सतत विकास लक्ष्य 2 कर रहा है भूखमरी समाप्त करना। क्या कर रहा है? भूखमरी समाप्त करना। पहला था गरीबी, दूसरा है भूखमरी समाप्त करना। बट हम लोग कहाँ हैं? आज 2026 में है। क्या हुआ? हम सबके सामने है। इस दिशा में जैसे कि यहाँ कहा गया है कि अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की गई हैं, इसी की दिशा की बात किया जा रहा है कि सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तमिलनाडु राज्य में। याद रखिएगा, ये फैक्ट है कि सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन का योजना कहाँ लागू किया गया था? भारत के तमिलनाडु राज्य में। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने यानी उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब स्कूल में भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने अपना घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है। इस कार्यक्रम से देखिए, मान लिया जाए कि बच्चे अब एक साथ बैठ के खाएंगे,
तो वहाँ पे क्या होगा, मेल मिलाप। तो ये भी कहा गया कि इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। देखिए, भारत के बहुत सारे राज्यों में इसको अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। कुछ कुछ न्यूज़पेपर में आप देखेंगे इस तरह की घटनाओं को, लेकिन हाँ, छिट-फुट घटनाएँ तो घटते रहती हैं, लेकिन हाँ, एक बहुत अच्छा कदम है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम जैसे कि मध्याह्न भोजन अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम निर्धन बच्चों का स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग है। जहां अमीर के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से काफ़ी अलग है। जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे से काफ़ी अलग है। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक जो है लेखक हैं। इनका एक बुक है जूठन, हम सबको पढ़ना चाहिए। समाज में जो है दिखाता है कि असमानता कितना है। इनको विद्यालय में घुसने नहीं दिया जाता था। एडमिशन लेने के लिए गए हुए थे तो इनको जो सवर्ण वर्ग के बच्चे थे वो क्लास से बाहर चले गए और जो सवर्ण शिक्षक थे इनको पीटते थे। ऐसी है। तो इस बुक में दिया गया है इनकी ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये आत्मकथा है, पढ़ने लायक है, जरूर पढ़िएगा। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। ये अंबेडकर साहब हैं। इनका कहना है, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी हो। किस पे? कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। और आगे वो कहते हैं, मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ भी नहीं है। कौन कहते हैं? बी आर अम्बेडकर साहब कहते हैं। ये हमारे संविधान के रचनाकार हैं। चलिए, इसमें क्या होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। दृष्टिकोण, देखने का जो नज़रिया है, अभी जिसके साथ हम भेदभाव कर रहे थे, सीधी सी बात है, हम लोग अपना आदत एक दिन में नहीं बदलते, लेकिन हाँ, इसमें समय लगेगा। आज से हो सकता है कि हजारों वर्ष पहले जिस तरह से भेदभाव किया जाता था, अभी समाज के, हम नहीं कहते हैं पूर्ण रूपेण हर समाज में खत्म हो गया है, लेकिन हाँ, कुछ समाज में धीरे धीरे कमी आया है। दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है, कोई भी कम नहीं है, सबको मौका मिले, सब अपने आप को बेहतर करके दिखाने का, समाज में आगे बढ़ने का कोशिश करता है। और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, या वर्ण आश्रम में सबसे नीचे हो, ऊपर हो, बीच में हो, कहीं भी हो, सबको सम्मानजनक व्यवहार अच्छा लगता है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है। क्या है? एक सतत संघर्ष है। और किया जा सकता है अगर हम सब जो देश के युवा हैं, ये अगर चाहें
कि नहीं ये चीज़ कम होना चाहिए, स्कूल में, कॉलेज में, समाज में किया जा सकता है। ये बड़ी बात नहीं है। हमारे जो पूर्वज किए, हम सब जानते हैं क्या कि वर्तमान समय में अगर हम जाति को एक कसौटी मान लें तो समाज में समानता नहीं आ सकता है। और हमारे साथ पढ़ने वाले बच्चे अब किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, यही देखेंगे तो हम आगे विकास कैसे कर सकते हैं। एक समय में जाति, वर्ग, धर्म इसमें बटे हुए रहने के कारण हमारा देश सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रहा। आज भी हम अगर यही करते हैं तो फिर हम लोग उसी रास्ते पे चले जाएंगे। आसपास में अगर आप देखें जो देश हैं, हमारे पड़ोसी देश, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, आपका म्यांमार हो गया, ये सब क्या है? ये सब खुद ब खुद कभी ना कभी गृह युद्ध में घिरा रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपने ही देश में एक दूसरे लोगों से, अपने ही लोगों से, क्योंकि अगर उस देश के नागरिक हैं तो अपने ही लोगों से जो है असमान व्यवहार करते हैं। वो धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पे हो, XYZ किसी भी आधार पर हो, तो ये क्या है? देश को अस्थिर किया है, देश विकास नहीं किया है। आज अमेरिका को देख लीजिए। हाँ, अमेरिका में भी ऐसा नहीं है क्या कि बहुत चीज़ें ठीक है, वहाँ भी नस्ल भेद है काला गोरा को लेकर के। अफ्रीका से जो लोग वहाँ ले गए थे वो उनके साथ भी अव्यवहार करते हैं, वो समान व्यवहार नहीं करते हैं। तो है वहाँ भी, लेकिन वर्तमान में अगर देखिए तो उन लोगों ने विकास किया है, उस चीज़ों को कम करने को मार्टिन लूथर जूनियर वगैरह सब उन लोगों ने बड़ा आंदोलन किया। तो चीज़ें है, इस तरह से किया जा सकता है। चलिए, प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे मतलब हमारा देश के बाहर, हमारे देश के जो बाहर भी जो देश हैं उनमें लोकतंत्र को लेकर के और लोकतंत्र में जो समानता के मुद्दे हैं इसको देखते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व में है, या जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्री देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में देखिए, यहाँ पे है ना, अफ्रीकी अमेरिकी लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों ने अपने समान अधिकार को दिलाने के लिए आंदोलन किया था। यानी कि जबकि 1950 के अंतिम दशकों में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपना सीट से उठ जाना पड़ता था। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर के एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। जो क्या कहलाया? सिविल राइट्स मूवमेंट। देखते हैं, छोटी चीज़ थी, अगर महिला थकी थी, सीट नहीं दी तो क्या बड़ा चीज़ बिगड़ गया, लेकिन उस चीज़ को लेकर के हंगामा हुआ होगा। तो एक ये कहाँ किसमें बदल गया? एक विशाल आंदोलन में बदल गया। ये हंगामा विशाल आंदोलन में बदल गया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया गया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजा खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें अब अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे।
इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। मतलब हैं, कुछ स्कूल हैं। आप अगर शिक्षा को लेकर के देखेंगे तो दिल्ली में ठीक ठाक काम हुआ है, बिहार में अभी भी काम करना है, यूपी में अभी भी काम करना है। दिल्ली तुलनात्मक, देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि हर क्षेत्र में बेहतर किया गया है, लेकिन हाँ, तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो दिल्ली का शिक्षा व्यवस्था वर्तमान समय में ठीक। जैसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के कुछ अंश हैं। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, मतलब मनाही करता है। मनाही क्या है? मनाही करता है। प्रतिषेध यानी कि मनाही करता है। धर्म, जो भारत में 8 धर्म हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े थे, वो है। मूलवंश, और कोई गोत्र है, जैसे गोत्र से संबंधित है तो उसको मूलवंश कहते हैं। जाति, हमारे समाज में आप देखते होंगे, कोई बनिया है, कोई चौधरी है, कोई ठाकुर है, कोई सिंह है, कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, ये है। लिंग तो आप जान ही रहे हैं, स्त्री, पुरुष। और इतना ही नहीं, अब तीसरा है जो अदर्स में आते हैं, LGBTQ, इनको भी आप, इनके साथ भी आप विभेद नहीं कर सकते हैं। इवन जन्म स्थान के आधार पर ही आप देखेंगे भारत में तो सबसे ज़्यादा अगर कोई पीड़ित है इस मामले में, जन्म स्थान के आधार पर पीड़ित है, तो बिहार के लोग हैं। उनको आप बिहार से बाहर कहीं भी देखेंगे तो उनको कोई पीट देता है, ये कहता है अरे बिहारी तू तो ऐसा है वैसा है। इवन साउथ की मूवी में भी आप देखेंगे ना, तो बिहार के लोगों को गुंडागर्दी के नाम से, भुखमरी के नाम से, ऐसे हम देखेंगे। बिहार को माना जाता है क्या? बीमारू राज्य। बिहार क्या है? भुखमरी और बेरोजगारी, भुखमरी, इसके दायरे में माना जाता है। तो जन्मस्थान के आधार पर भी विभेद करने को प्रतिषेध करता है। राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, जैसे कि हम लोग ऊपर देखे, या इनमें से किसी के आधार पर भी कोई विभेद नहीं करेगा। दूसरा कहता है कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर, पहला क्या है कि दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। मतलब कुल मिलाकर के ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा, कोई भी विभेद नहीं होगा। सबका प्रतिषेध करता है, सबकी मनाही करता है। लोकतंत्र की चुनौती, किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों को समानता और उसके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। आगे है अभ्यास। अभ्यास आप कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है, पता चला पिछले वीडियो में क्वेश्चन दिखता नहीं था, तो ये लीजिए क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, इसको कीजिएगा और इसको कमेंट में अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिएगा। तो शब्द संकलन, कुछ शब्द दिए गए हैं आपकी पुस्तक में, देखते हैं शब्द का क्या मतलब है। देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत एक लोकतंत्र है जहाँ पे प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है वोटिंग के द्वारा। और अब ये क्वेश्चन आया है क्या कि वोट देगा कौन?
क्या पहले जो समाज में वोटिंग राइट को कुछ सीमित वर्गों तक सीमित कर दिया गया था, सीमित वर्गों तक सीमित लोग ही वोट दे सकते हैं, मतलब मुट्ठी भर लोग ही वोट दे सकते हैं। उसके स्थान पे आया क्या कि किस आधार पे लोगों को दिया जाए वोटिंग राइट, किस आधार पे दिया जाए। तो भारतीय संविधान में कहा गया, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे या जो मेंबर थे, तो उन सब लोगों ने सहमति दिया कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर सबको वोटिंग राइट देना चाहिए। मतलब एक सर्टेन एज के बाद सबको राइट है कि वो वोट दे सकता है। किसी भी तरह से वो निर्योग्य नहीं होगा कि वो संपत्ति के आधार पे हो, शिक्षित हो, टैक्स पेयर हो, इसके आधार पर उनके साथ विभेद नहीं किया जाएगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह लोकतंत्रीय समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी वयस्क जिसका की उम्र 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उसकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी मूल वंश का हो, किसी भी जन्मस्थान से हो, सबको अधिकार मिला हुआ है। आज़ादी के समय पे यह वर्ष रखा गया था 21 वर्ष, जिसको कि 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 1988 से 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 से 21 वर्ष को घटा करके 21 वर्ष से घटा करके क्या कर दिया गया, 18 वर्ष। मतलब 1989 के बाद जो भी चुनाव हुए इसमें 18 वर्ष से अधिक के व्यक्ति, यानी जो 18 वर्ष के हो चुके हैं, इनको वोटिंग राइट मिला। गरिमा इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। अगर आप अमीर हैं तो ऐसा नहीं है कि आप गरीबों की अवहेलना करेंगे, आपको गरीबों का भी सम्मान करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। संविधान क्या है? यह वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले बुनियादी नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। क्या किया गया? निरूपित किया गया है, लिखा गया है। अब इसी नियम के हिसाब से देश की जनता और देश की जो सरकार है इसी नियमों के तहत चलेंगी। ठीक है। नागरिक अधिकार आंदोलन एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की। और हम लोगों ने जैसे ऊपर देखा था, विधि के समक्ष समता, ये हम लोग लिए हैं ब्रिटेन के संविधान से। ये कहां से लिए हैं? ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। और विधियों के समान संरक्षण से वंचित, मतलब विधियों के समान संरक्षण, ये लिया गया है यूएसए के संविधान से। एक ही संविधान से लिया गया, यूएसए के संविधान से। ठीक है, आगे आप अभ्यास कीजिएगा और कोई भी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।